जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत, आपका वीडियो में स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। तो याद रखिएगा दोस्तों, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो गुरु शिखर। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो गुरु शिखर। तो याद रखिएगा दोस्तों, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो गुरु शिखर। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर कौन सा है? तो सियाचिन। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो सियाचिन। हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 8850 मीटर। हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 8850 मीटर। तो याद रखिएगा दोस्तों, हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 8850 मीटर। कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है? कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है? तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियाँ के बीच है? तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। तो याद रखिएगा दोस्तों, कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है? तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच। तो याद रखिएगा दोस्तों, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। पलधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? पलधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु। पलधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु। तो याद रखिएगा दोस्तों, पलधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। तो याद रखिएगा दोस्तों, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो बनिहार दर्रा। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो बनिहार दर्रा। तो याद रखिएगा दोस्तों, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो बनिहार दर्रा। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो नर्मदा नदी। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर नदी है? तो नर्मदा नदी। तो याद रखिएगा दोस्तों, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो नर्मदा नदी। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों के द्वारा निर्मित होता है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों के द्वारा निर्मित होता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन दो नदियों द्वारा निर्मित होता है?
तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों के द्वारा निर्मित होता है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। तो याद रखिएगा दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों के द्वारा निर्मित होता है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? तो देवप्रयाग में। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? तो देवप्रयाग में। तो याद रखिएगा दोस्तों, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? तो देवप्रयाग में। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो चंबल एवं साबरमती। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होता है? तो चंबल एवं साबरमती। तो याद रखिएगा दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो चंबल एवं साबरमती। लूनी नदी कहाँ गिरती है? लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो कच्छ का रण में। लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो कच्छ का रण में। तो याद रखिएगा दोस्तों, लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो कच्छ के रण में। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियाँ निकलती है? तिब्बत में मानसरोवर के पास कौन सी नदियाँ निकलती है? तो सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। तो याद रखिएगा दोस्तों, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियाँ निकलती है? तो सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदियाँ बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदियाँ बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र। तो याद रखिएगा दोस्तों, कौन सी नदियाँ बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र। किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो कावेरी नदी को। किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो कावेरी नदी को। तो याद रखिएगा दोस्तों, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो कावेरी नदी को। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो मूंगफली। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो मूंगफली। तो याद रखिएगा दोस्तों, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो मूंगफली। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो जयपुर। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो जयपुर। तो याद रखिएगा दोस्तों, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो जयपुर। उदयपुर की जवारो खान की खनिज उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। उदयपुर की जवार खानों की खनिज उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो जस्ता। तो याद रखिएगा दोस्तों, उदयपुर की जवार खानों की खनिज उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो जस्ता। महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? तो घनत्व। महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? तो घनत्व। तो याद रखिएगा दोस्तों, महासागरीय
एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? तो घनत्व। प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त कराता है? प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त कराता है? तो कोरोमंडल तट। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त कराता है? तो कोरोमंडल तट। खनिज पदार्थों का दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिकतम समृद्ध है? खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिकतम समृद्ध है? तो छोटा नागपुर का पठार। टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? तो भागीरथी। टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? तो भागीरथी। तो याद रखिएगा दोस्तों, टिहरी बांध से किस नदी से जल प्राप्त होता है? टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? तो भागीरथी। किस हवा में चक्रवाती गति का अभाव पाया जाता है? किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? तो टॉर्नेडो। किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? तो टॉर्नेडो। भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? तो पतझड़ वन। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? तो पतझड़ वन। बहुचर्चित सदाबहार सरोवर परियोजना निम्न में से कौन सी राज्य में है? बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस राज्य में है? तो गुजरात। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? तो गुजरात। भारत के पश्चिम घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? भारत के पश्चिम घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो सदाबहार। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत में पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो सदाबहार। भारत में जल विद्युत शक्ति का विकास में कौन सा राज्य अग्रणीय है? भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणीय है? तो उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणीय है? तो उत्तर प्रदेश। किस तिथि को दिन और रात बराबर होता है? किस तिथि को दिन और रात बराबर होता है? तो 23 सितंबर। भारत में नमक का प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? तो सागरीय जल, चट्टानी नमक परत, झील एवं मृदा जल। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? तो सागरीय जल, चट्टानी नमक की परतें, झील एवं मृदा जल से। किस नदी के बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को। तो याद रखिएगा दोस्तों, किस नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी। तो याद रखिएगा दोस्तों, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है?
तो कोसी। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करता है? कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा। तो याद रखिएगा दोस्तों, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा। कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कहा जाता है? कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो ब्राह्मणी। वैनगंगा और पैनगंगा किसके सहायक नदी है? वैनगंगा और पैनगंगा किसके सहायक है? तो गोदावरी। वैनगंगा और पैनगंगा किसके सहायक है? तो गोदावरी। तो याद रखिएगा दोस्तों, वैनगंगा और पैनगंगा किसके सहायक है? तो गोदावरी। किस नदी पर सबसे लंबा डाक पुल बनाया है? किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? सड़क डाक नहीं। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? तो गंगा। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? तो गंगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? तो गंगा। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांझली बनाती है? कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांझली बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांझली बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र। तो याद रखिएगा दोस्तों, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांझली बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो मध्य प्रदेश में। तो याद रखिएगा दोस्तों, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो मध्य प्रदेश में। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी। तो याद रखिएगा दोस्तों, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी। कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ? कौन सी नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ? तो सिंधु नदी पर। कौन सी नदी पर भारत और पाकिस्तान के जल समझौता हुआ? तो सिंधु। तो याद रखिएगा दोस्तों, कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ? तो सिंधु नदी पर। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो 20%। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी पर कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो 20%। तो याद रखिएगा दोस्तों, सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो 20%। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर में से होकर बहती है? कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो सिंधु नदी। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो सिंधु नदी।
तो याद रखिएगा दोस्तों, कौन सी नदी भारत की केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो सिंधु नदी। पंचगंगा तथा दूध गंगा किसके सहायक है नदियां हैं? तो कृष्ण नदी की। पंचगंगा तथा दूध गंगा किसके सहायक नदियां हैं? तो कृष्ण नदी की। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से। तो याद रखिएगा दोस्तों, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक का आवश्यकता होती है? किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो जलोढ़। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो जलोढ़। तो याद रखिएगा दोस्तों, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी। भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी का आच्छादित है? भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? तो 24%। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? तो 24%। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कण और चीका का मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तो दोमट। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कण और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसका क्या नाम दिया जाता है? तो दोमट। तो याद रखिएगा दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कण का चीका का मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तो दोमट मिट्टी। दोस्त, कह दो अपनी किस्मत से, मैं तुझे कभी नहीं बुलाऊंगा, न कभी मैं हारा था, न कभी मैं हारूंगा। दोस्त, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर सच में पसंद आया होगा ना, तो किसी न किसी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं मिलूँगा जोश, जुनून और मोटिवेशन के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।